स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट फाइनेंस कमीशन के रिगार्डिंग में। जो 16 फाइनेंस कमीशन है उसके पैनल के रिगार्डिंग में जो टर्म ऑफ रेफरेंस है उसको गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया गया कि आने वाले समय में जो सेंटर और स्टेट का जो रेवेन्यू शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट रहेगा उसको यहाँ पे एग्जिस्ट में लाया जा सके। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें फाइनेंस कमीशन के बारे में तो फाइनेंस कमीशन बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 280 उसके अंडर में उसको मेंशन किया गया है फाइनेंस कमीशन के बारे में। बेसिकली ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी भी है। फाइनेंस कमीशन एक क्वासी जुडिशियल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगर हम इसके अपॉइंटमेंट के बारे में बात करें तो प्रेसिडेंट के द्वारा इसको अपॉइंट किया जाता है। प्रेसिडेंट के द्वारा एवरी 5 ईयर्स के समय में फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट किया जाता है, जो गवर्नमेंट के द्वारा जिनका नाम है जो रिकमेंड किया जाएगा प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट के द्वारा उन पर्सन्स को यहाँ पे फाइनेंस कमीशन का जो पैनल है उसके रूप में अपॉइंट किया जाता है। अगर हम इसके पैनल के बारे में बात करें स्टूडेंट तो एक आपको यहाँ पे जो चेयरमैन है वो देखने के लिए मिलेगा फाइनेंस कमीशन में, और 4 यहाँ पे जो मेंबर्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम इनका जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे जो 4 मेंबर्स हैं उनमें एक पर्सन बेसिकली यहाँ पे जज होना चाहिए, या हाई कोर्ट का जज हो, या उसको जो क्वालिफिकेशन है जज का अपॉइंटमेंट के प्रोसेस के रिगार्डिंग में वो क्वालिफिकेशन उसको यहाँ पे होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऐसा एक पर्सन होना चाहिए जिसको फाइनेंस एंड अकाउंट का जो स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए कि गवर्नमेंट का जो फाइनेंस एंड अकाउंट्स है, जो गवर्नमेंट का जो फाइनेंस प्लस में अकाउंट्स का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से वर्क करता है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक मेंबर बेसिकली यहाँ पे जो फाइनेंशियल मैटर्स के रिगार्डिंग में उसको एक्सपीरियंस हो, एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव से उसको एक्सपीरियंस हो, उसी पर्सन को यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। और स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए यहाँ पे किसके रिगार्डिंग में, इकोनॉमिक्स के सेक्टर के रिगार्डिंग में स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे 4 पर्सन को प्लस में 1 चेयरमैन है जिनको यहाँ पे फाइनेंस कमीशन के रूप में अपॉइंट किया जाएगा। अगर हम फाइनेंस कमीशन के जो फंक्शंस हैं, फाइनेंस कमीशन के जो फंक्शंस हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स बेसिकली इनके द्वारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेज है, सेंटर और स्टेट का जो रेवेन्यू शेयरिंग है वो कितना रहेगा उसको यहाँ पे डिसाइड किया जाता है। फर्स्ट आप देखिए कि जो नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेज है, जो रेवेन्यू शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो रेवेन्यू शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको डिसाइड किया जाता है इनके द्वारा। अगर हम बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में बात करें तो ग्रांट इन एड का जो कॉन्सेप्ट है, ग्रांट इन एड का जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे डिसाइड किया जाता है। ये कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है स्टूडेंट्स, आर्टिकल 275 के अंडर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट जो कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट है उससे जो पंचायत को जो पैसा है वो किस तरीके से जाएगा उसके बिहाइंड में जो रिकमेंडेशंस हैं वो भी किए जाते हैं यहाँ पे फाइनेंस कमीशन के द्वारा, कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है उनको जो पैसा है कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट के द्वारा जो ट्रांसफर होगा उसके रिगार्डिंग में। और फोर्थ आप देखिए कि यहाँ पे कुछ ऐसे फंक्शन जो प्रेसिडेंट के द्वारा ही बताए जाएंगे, तो ये 3 फंक्शन तो आपको बेसिकली याद होंगे। फोर्थ फंक्शंस ऐसे हैं जो हर समय में जो फाइनेंस कमीशन जब कॉन्स्टिट्यूट होगा तो उस समय में डिसाइड किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा इनको अलोकेट किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस है जो इनके द्वारा एग्जामिन किए जाते हैं फाइनेंस कमीशन के द्वारा। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द फाइनेंस कमीशन। इनका जो आपको एडवाइजरी रोल है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है कि जो मनी है जो कितना ग्रांट करना है स्टेट्स को। बेसिकली अगर हम बात करें इनके डिवोल्यूशन प्रोसेस के बारे में तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और कभी कभी यूपीएससी के एग्जाम के अंदर इस तरीके से क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं कि हमारा जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन था उसको किनके द्वारा हेड किया गया था। तो आपको बेसिकली जो नेम है वो पता होना चाहिए कि केसी नियोगी नाम के जो पर्सन है, केसी नियोगी नाम के जो पर्सन है उनके द्वारा फर्स्ट फाइनेंस कमीशन है उसको हेड किया गया। प्रेजेंट समय में कौन सा फाइनेंस कमीशन है जो एग्जिस्टेंस के अंदर में है, 15 फाइनेंस कमीशन है। 15 फाइनेंस कमीशन किनके द्वारा हेड किया गया, एनके सिंह नाम के जो पर्सन है एक्स ब्यूरोक्रेट हैं उनके द्वारा हेड किया गया। कितना परसेंट डिवोल्यूशन यहाँ पे अलाउ किया गया, 41% डिवोल्यूशन अलाउ किया गया। इससे पहले वाला जो फाइनेंस कमीशन था वो कौन सा था स्टूडेंट्स, 14 फाइनेंस कमीशन किनके द्वारा हेड किया गया था, वाई वी रेड्डी नाम के एक पर्सन है, वाई वी रेड्डी नाम के जो पर्सन है उनके द्वारा उसको हेड किया गया था। और कितना परसेंट डिवोल्यूशन था, 42%। अब यहाँ पे जो 1% डिवोल्यूशन जो कम हुआ उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट से यूनियन टेरिटरी बनाया गया, उसके बाद में जो डिवोल्यूशन है उसको कम किया गया। और उससे पहले जो फाइनेंस कमीशन था जो केलकर है, जो डॉक्टर विजय केलकर के द्वारा हेड किया गया था, 13 फाइनेंस कमीशन।
तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द फाइनेंस कमीशन। इनके जो कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे जो डिवोल्यूशन है उसको अलाउ किया जाता है, जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि यूपीएससी 2023 यूपीएससी का जो 2023 का जो पेपर है उसके अंदर में यहाँ पे टर्म ऑफ रेफरेंस के रिगार्डिंग में एक क्वेश्चन है, वो पूछा गया था फाइनेंस कमीशन के रिगार्डिंग में। तो वो आपको बेसिकली पता होना चाहिए क्या क्लाइमेट चेंज को, फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट कवर को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है या नहीं किया गया है, उन सभी के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यूएस के द्वारा यहाँ पे ब्लेम किया गया है कि इंडिया की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके द्वारा यहाँ पे जो पन्नू नाम के जो पर्सन है उनको असैसिनेट करने का जो कोशिश है वो किया गया, प्लॉट करने का जो प्लॉट किया गया है बेसिकली उसके रिगार्डिंग में। आप देखिए कि उससे पहले कनाडा के द्वारा जो हरदीप सिंह नज्जर हैं उनके असैसिनेशन के अंदर इंडिया का जो इन्वॉल्वमेंट है उसके बारे में बात की गई थी, जिसमें इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस है काफ़ी ज़्यादा बैड फेज के अंदर में चले गए थे। अभी यूएस के द्वारा इंडिया को ब्लेम किया गया है कि इंडिया के द्वारा बेसिकली ऐसा प्लॉट किया गया था। एक इंडियन ऑफिशियल है निखिल गुप्ता, उनको बेसिकली बताया गया है कि उनके द्वारा बेसिकली यहाँ पे पन्नून नाम के जो पर्सन है खालिस्तानी मूवमेंट से रिलेटेड, उनको बेसिकली असैसिनेट करने का ऐसा प्लान था। तो आपको बेसिक यहाँ पे पता होना चाहिए कि यूएस एंड कनाडा दोनों ही जो 5 आई अलायंस है, 5 आई अलायंस है उसका पार्ट है। 5 आई अलायंस क्या है स्टूडेंट? 5 आई अलायंस बेसिकली एक इंटेलिजेंस शेयरिंग का अलायंस है जिसको कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय क्रिएट किया गया था यूएसए एंड यूके के द्वारा। यूएसए एंड यूके के द्वारा इसको कब क्रिएट किया गया? वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय में। बाद में इसमें आप देखिए कि जो कनाडा है, कनाडा के अलावा न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड के अलावा जो ऑस्ट्रेलिया है, उन्होंने इसको ज्वाइन किया था। ये बेसिक पर्पज यही था कि जो इंटेलिजेंस है, कोई भी इंटेलिजेंस का ऐसा थ्रेट यहाँ पे दिखता है तो इन कंट्रीज आपस में एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। तो जब इंडिया और कनाडा का जो इश्यू क्रिएट हुआ था सितंबर के मंथ के समय में आफ्टर द G20 मीटिंग, तो उसके बाद में आप देखिए कि उसके बाद में जो 5 आई अलायंस है वो न्यूज़ के अंदर में था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप देखिए कि केरल के जो गवर्नर हैं उनके रिगार्डिंग में क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि कुछ ऐसे बिल्स जो 2 इयर्स तक पेंडिंग में थे, अब जब से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट है वो डिलीवर किया गया है उसके बाद में ये बिल्स हैं इनके द्वारा प्रेसिडेंट को रेफर किए गए हैं। तो बेसिक आपको आर्टिकल के बारे में पता होना चाहिए। आर्टिकल 200 है जिसके अंडर में गवर्नर को असेंट का जो पावर है वो दिया गया है। स्टूडेंट्स, प्रेसिडेंट को जो असेंट का जो पावर है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन कौन से हमारे आर्टिकल के अंदर मेंशन है? क्या वो आर्टिकल 112 के अंदर है या 113 के अंदर में है या 111 के अंडर में है? इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर में बताना कि कौन सा आर्टिकल है जो प्रेसिडेंट असेंट को यहाँ पे बताता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आर्टिकल 200 के अंदर प्रेसिडेंट के यहाँ पे गवर्नर के द्वारा बेसिकली कोई भी स्टेट लेजिस्लेटर का जो बिल है उसको असेंट दिया जा सकता है, अपना जो यहाँ पे रिटर्न भी किया जा सकता है। विद होल्ड के रिगार्डिंग में जो न्यूज़ के अंदर में था कि इनके द्वारा जो डिसीजंस है वो नहीं लिए जाते हैं, अगर रिटर्न किया जाएगा और वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा उसको दोबारा से सेम पर्पज में या अमेंड करते हुए उसको पास किया गया तो यहाँ पे गवर्नर को अपना असेंट है वो देना होगा। और इसके अलावा आप देखिए कि प्रेसिडेंट को जो रेफर है वो कर दिया जाए इनके द्वारा कोई भी बिल है जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा लाया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यूएन के अंदर में एक रिजोल्यूशन है वो यहाँ पे प्रपोज किया गया। रिजोल्यूशन इज रिगार्डिंग द कि सीरिया का जो बेसिकली गोलन हाइट्स का जो एरिया है, सीरिया का जो गोलन हाइट्स का एरिया है जो कि प्रेजेंटली किसके अंडर में है? इजराइल के अंडर में है। ये इंडिया के द्वारा बेसिकली इसके अंदर में अप्रूव किया गया है इस रिजोल्यूशन को, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए कि अगर हम बात करें इजराइल के बारे में, तो सपोज कीजिए ये इजराइल है, सपोज कीजिए ये इजराइल का लोकेशन है। यहाँ पे जो गाजा स्ट्रिप है वो सिचुएटेड है। यहाँ पे क्या सिचुएटेड है स्टूडेंट्स? गाजा स्ट्रिप सिचुएटेड है। ये जो एरिया है इसको हम गोलन हाइट्स के एरिया के रूप से जानते हैं जो सीरिया के अंडर में हुआ करता था। 1967 के समय में यहाँ पे जब सीरिया और जो 6 डे वॉर का समय आया उस समय इजराइल के द्वारा इसको अनेक्स कर लिया गया। बाद में इसको रिटर्न नहीं किया गया था। जो 1978 के समय में जो सनाई पेनिनसुला को भी उसी समय में अनेक्स किया गया था इजराइल के द्वारा, तो सनाई पेनिनसुला को रिटर्न कर दिया गया था इजिप्ट को 1978 के समय, जो डेविड कैंप का जो समय है। और आप देखिए गोलन हाइट्स को नहीं रिटर्न किया गया था, उसके बिहाइंड के रीजन यही है कि गोलन हाइट्स वन ऑफ द फर्टाइल रीजन है। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे जो प्रोस्पेरिटी है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्टिविटी है, यहाँ पे जो सी ऑफ गैलीलियो है वो भी सिचुएटेड है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस वजह से इजराइल के द्वारा रिटर्न नहीं किया गया। 2015 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि जो गोलन हाइट्स है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यूनाइटेड नेशनल जो लिबरेशन फ्रंट है जो 1964 के समय क्रिएट किया गया था मणिपुर के रिगार्डिंग में। अब देखिए कि उसके साथ में यहाँ पे जो डील है वो किया गया है, मैतीज का एक इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंसर्जेंट बॉडी है, उसके साथ में यहाँ पे सेंटर और मणिपुर का जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा डील किया गया है पीस को इस्टेब्लिश करने की रिगार्डिंग में मणिपुर के अंदर में। 1964 के समय इसको क्रिएट किया गया। यूएपीए जो एक्ट है 1967 का, अनलॉफुल एक्टिविटी एंड प्रिवेंशन एक्ट, उसके थ्रू इसको एक एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या एंटी टेरर लॉज के अंडर में इसको कवर किया गया है। अभी उसका जो टेरर का जो बैनिंग है उसको यहाँ पे एक्सटेंड भी किया गया था कुछ समय पहले। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन को हम जानते हैं यूएनएलएफ के नाम से, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट है, जो मैतीज का एक इंसर्जेंट बॉडी है जिसके रिगार्डिंग में एक डील किया गया है कि पीस को वहाँ पे इस्टेब्लिश किया जा सके। नेक्स्ट आप देखिए कि जो दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको 6 मंथ का जो एक्सटेंशन है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अलाउ किया गया। पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्वेश्चन है वो पूछ लिए गए थे। स्टूडेंट्स आप देखिए कि GNCTD नाम का जो यहाँ पे कानून है जब से एग्जिस्टेंस के अंदर में आया है, तो जिसके अंदर में सेंटर का जो मोर पावर है वो दे दी गई है ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल के रिगार्डिंग में। तो सेंटर के द्वारा ही यहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि दिल्ली का जो चीफ सेक्रेटरी है वो कौन होगा। चीफ सेक्रेटरी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किसी भी स्टेट का जो हाईएस्ट ये पॉलिटिकल ऑफिसर होता है, सीएम को इनके द्वारा एडवाइस किया जाएगा, सॉरी हाईएस्ट जो ब्यूरोक्रेट होता है, पॉलिटिकल ऑफिसर नहीं ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर होता है हाईएस्ट, और इनके द्वारा सीएम को एडवाइस किया जाता है। स्टेट का जो सिविल सर्विस बोर्ड है, स्टेट का जो सिविल सर्विस बोर्ड है उसको ये हेड करते हैं। स्टेट का जो सिविल सर्विस बोर्ड है वो हेड किया जाता है चीफ सेक्रेटरी के द्वारा। इसके अलावा आप देखें कि जो स्टेट का जो यहाँ पे सेक्रेटरेट है वो भी हेड किया जाएगा चीफ सेक्रेटरी के द्वारा, और चीफ सेक्रेटरी के द्वारा ही सेंटर के द्वारा कंसल्ट किया जाता है जब भी सेंटर और स्टेट का कोई भी टॉपिक है, कोई भी डेवलपमेंट का इश्यू है ब्यूरोक्रेट्स के रिगार्डिंग में, तो उस समय में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, चीफ सेक्रेटरी का ही इक्विवेलेंट पोस्ट आपको सेंटर के अंदर में कैबिनेट सेक्रेटरी का देखने के लिए मिलता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। 2021 के समय ये जो एक्ट है वो एग्जिस्टेंस के अंदर में आया जिसका मेन मोटिव यही था कि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के रिगार्डिंग में है, जिसके अंदर में डिसाइड किया जाता है कि ब्यूरोक्रेट्स का जो कंट्रोल है वो सेंटर को दिया गया है मोर वे के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें COP28 के बारे में है, COP28 का मीटिंग कहाँ पे होगा, दुबई के अंदर होगा। आप देखिए कि उसी दुबई के अंदर में एक डिसीजन ऐसा देने की कोशिश की गई है कि मेजर जो ऑयल और गैस की जो कंपनीज हैं वो अपने आप को जो कार्बन न्यूट्रलिटी है उसको अचीव करने की बात करेंगे 2050 के अंदर में। बट कार्बन न्यूट्रलिटी के रिगार्डिंग में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि डेट डज नॉट मीन्स द कि कार्बन का जो एमिशन है वो जीरो होगा। मीन्स यहाँ पे पर्पज ये है कि कार्बन का जो एमिशन है, एमिशन जितना होगा कार्बन का, और यहाँ पे जो कार्बन का जो सिंक क्रिएट किया जाएगा वो दोनों इक्वल होंगे, उसको यहाँ पे कार्बन न्यूट्रलिटी या कार्बन जो न्यूट्रलिटी के बारे में बताया गया है, जो 2050 तक वर्ल्ड को अचीव करना है। COP26 के समय ये कहा गया था, या IPCC का जो रिपोर्ट है उसके समय भी कहा गया 2050 तक यहाँ पे किसको अचीव करना है, कार्बन न्यूट्रलिटी को। इंडिया का टारगेट क्या है कार्बन न्यूट्रलिटी के रिगार्डिंग में, इंडिया का टारगेट है 2070। स्टूडेंट्स ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पे इंडिया का जो टारगेट है उसके बारे में। तेलंगाना के अंदर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके इलेक्शंस होने वाले हैं, आज के दिन वहाँ पे वोटिंग होगा। आप देखिए कि EVM मशीन के बारे में आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, कभी एग्जिस्टेंस के अंदर में आया, फर्स्ट टाइम इसको केरल के अंदर प्रैक्टिस किया गया था। इसके बाद में इलेक्शन किसके द्वारा इसको प्रिपेयर किया जाता है, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक्स का जो हमारा PSU है उसके रिगार्डिंग में इसको प्रिपेयर किया जाता है। एक फिर गवर्नमेंट के द्वारा जो VVPAT है, VVPAT का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी यहाँ पे अप्रूव किया गया। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल है, ये आपको EVM का जो मशीन है उसी के साथ में देखने के लिए मिलेगा। जिस कैंडिडेट को आप वोट दोगे उसका नेम यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, और उसका इलेक्शन जो सिंबल है वो वहाँ पे अपीयर होगा इस VVPAT मशीन के अंदर में। EVM के साथ ही इसको कनेक्ट किया जाता है। तो वोटिंग के रिगार्डिंग में ये आपको पता होना चाहिए। एक नोटा का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए कि नन ऑफ द अबाउ 2013 के समय में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा PUCL वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर में ये कि जो नोटा है वो एग्जिस्टेंस के अंदर में आया। उसका मेन मोटिव यही था कि यहाँ पे जो वोटिंग परसेंटेज है उसको इंक्रीज किया जा सके, वोटिंग परसेंटेज को इंक्रीज किया जा सके। इलेक्शन कमीशन के द्वारा 3 यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको भी यहाँ पे सस्पेंड किया गया है। आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन इज मोर पावरफुल ड्यूरिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जब इस्टेब्लिशमेंट में होता है किसी भी समय में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, तो अलाइड पावर जो हुआ करते थे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय में,
उनके उस एरिया के अंदर काफ़ी सारे जो पायलट्स हैं उनका क्रैश हुआ था, तो उसी के रिगार्डिंग में एक म्यूजियम है उसको वहाँ पे डेवलप किया गया है, जो वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय का जो मेमोरी है उसको यहाँ पे शो करता है कि उस समय में किस तरीके से जो काफ़ी सारे जो पायलट्स है वो वहाँ पे क्रैश हुए थे, काफ़ी सारे जो प्लेन्स है वो क्रैश होने की वजह से काफ़ी सारे पायलट्स का डेथ हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सिल्कियारा नाम का टनल है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट्स, इस टनल के अंदर में काफ़ी सारे हमारे जो 41 वर्कर्स हैं वो यहाँ पे ट्रैप हो गए थे, उनको रेस्क्यू किया गया। वन ऑफ द लाउडेबल रेस्क्यू ऑपरेशन आप इसको कह सकते हो। बट ये इंसिडेंट क्यों हुआ, क्यों इस इंसिडेंट को प्रिवेंट किया जा सकता था, उसके बारे में डिस्कस करने का ज़रूरत है। ये इस एडिटोरियल के अंदर में एक्सप्लेन किया गया है। एक तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि जो चार धाम जो परियोजना है जिसके अंदर में जो रिलीजियस 4 इम्पोर्टेंट बॉडीज हैं उत्तराखंड के अंदर जिसको कनेक्ट किया जाएगा उस चार धाम प्रोजेक्ट के अंडर में। तो चार धाम प्रोजेक्ट का जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट जो असेसमेंट है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। हर एक प्रोजेक्ट के बेसिस पे इसको दिया जाता है, अप्रूव किया जाता है, जो क्लियरेंस यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के द्वारा। तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट चार धाम के जो चारों जो बॉडीज हैं उनका एक ही सिंगल यहाँ पे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट था। टनल के बारे में अगर हम बात करें, हमारा हिमालयन सिस्टम काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल हमारा हिमालयन सिस्टम है, क्योंकि इंडियन प्लेट कंटिन्यूस यहाँ पे यूरेशियन प्लेट को पुश करने की वजह से। और आप देखिए कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एक सिंगल क्लियरेंस के रूप में वहाँ पे दिया गया है चार धाम प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग में। तो उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। बाकी वर्किंग कंडीशंस के बारे में बताया गया है कि पहले जो एग्जिट गेट हैं उनको यहाँ पे डेवलप करने का ज़रूरत है। काफ़ी कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि ILO का जो कन्वेंशन है सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन के रिगार्डिंग में उसको भी इंडिया के द्वारा अप्रूव किया जाए, जिससे कि आने वाले समय में यहाँ पे इस तरीके के इंसिडेंट्स हैं वो ना देखने के लिए मिले। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के रिगार्डिंग में है, उसी को डिस्कस किया गया है जिसको ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। अब देखिए कि 1960 के समय में ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा आपस में ऑब्जर्व किया गया था। बाद में ये एग्जिस्टेंस के अंदर में आया, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया है। बट इसका जो लीगल बैकिंग है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई भी लीगल बैकिंग है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में, तो इलेक्शन प्रोसेस को कम्प्लीटली फेयर एंड फ्री वे में कंडक्ट करने के रिगार्डिंग में, फ्री एंड फेयर वे में कंडक्ट करने के रिगार्डिंग में, इसके अलावा सभी को यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको लेवल प्लेइंग फील्ड है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सके, सभी को इक्वल प्लेइंग फील्ड है वो प्रोवाइड किया जा सके। उसी समय उसी के रिगार्डिंग में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको ऑब्जर्व किया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो उसी को यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि कैसे जो स्टेटमेंट्स हैं वो दिए गए हैं, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स का जो नेम है वो मेंशन किया गया है कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा सभी लोगों को इक्वल ट्रीट करने का ज़रूरत है उसके बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, वुमेन्स का जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो आप देखिए वुमेन्स को अगर पॉलिटिकली एम्पावर करने हैं तो 2 तरीके के जो प्रोसेस हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक तो बेसिकली यहाँ पे जो रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड किया जा सके, जैसे इंडिया के अंदर में कोशिश की गई है कि इनको रिजर्वेशन जो प्रोवाइड है कुछ किया जा सके, कुछ सीट्स हैं वो रिजर्व कर दी जाएं महिलाओं की रिगार्डिंग में। सेकंड अगर हम बात करें विद इन द पॉलिटिकल पार्टीज, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो यहाँ पे जो टिकट्स हैं वो अलाउ किए जाएं कि आप यहाँ पे 33% जो टिकट्स हैं वो महिलाओं को ग्रांट करोगे, महिलाओं को ही दिए जाएंगे। जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस होने वाले थे 2022 के समय, तो उस समय एक पॉलिटिकल पार्टी है उसके द्वारा कहा गया था कि हमारे द्वारा जो वुमेन्स हैं उनको ही जो पॉलिटिकल टिकट्स हैं वो दिए जाएंगे, कुछ परसेंटेज उनके द्वारा बताया गया था। तो आप देखिए कि अभी रिसेंटली जो रिजर्वेशन के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे जो नाइबर कंट्रीज हैं, जैसे कि आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर भी जो 17%, जो पाकिस्तान है उसके अंदर भी 17% जो रिजर्वेशन है वो अलाउ किया गया है। पाकिस्तान के अंदर 17% है। अगर हम बांग्लादेश के बारे में बात करें तो 350 वहाँ पे टोटल सीट है, उसके अंदर में आउट ऑफ द 50 जो सीट्स हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व हैं बांग्लादेश के अंदर में। नेपाल के द्वारा भी यहाँ पे जो 33% रिजर्वेशन है वो ग्रांट किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टिकट के बेसिस पे जो यहाँ पे अलाउ किया जाता है, जो उसके अंदर में आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर 35% जो टिकट्स हैं वो महिलाओं को दिए जाते हैं, कनाडा के अंदर 31 है, साउथ अफ्रीका के अंदर 45 और स्वीडन के अंदर 46 है। तो मोर देन 30% आपको देखने के लिए मिलेगा जो टिकट्स हैं वो महिलाओं को, वुमेन्स को दिए जाते हैं। अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ पे बात करें कि रिजर्वेशन इज ओनली नॉट द बेसिस कि जिसके थ्रू महिलाओं को, जो वुमेन्स को यहाँ पे पॉलिटिकली एम्पावर किया जा सके।
अगर हम इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया के अंदर जो 126 जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है वो एग्जिस्टेंस के अंदर में आया। प्रेजेंट समय में वो एक्ट है वो बन चुका है, बट उसके बारे में कहा गया है कि पहले डिलिमिटेशन कमीशन आएगा, सेंसस को कंडक्ट कराया जाएगा, उसी के बाद में ये जो सीट्स हैं जिनको वुमेन्स के रिगार्डिंग में रिजर्व किया जाएगा। बट आप देखें कि यहाँ पे जो ये एग्जिस्टेंस के अंदर में आया है, डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में बात की गई है, पर प्रेजेंट समय में हमारे यहाँ पे जो 5 स्टेट्स हैं, 5 स्टेट्स के अंदर में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस हैं वो होने वाले हैं और जो प्रेजेंटली चल रहे हैं। तेलंगाना के अंदर आज वोटिंग है जिसको अभी हमने रीड किया। तो आप देखिए कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा 15% के आसपास जो टिकट्स हैं वो भी महिलाओं को नहीं दिए गए हैं। तो ये बेसिकली हमारे यहाँ का जो माइंड सेट है उसको ये शो करता है कि यहाँ पे किस तरीके से वुमेन्स को जो टिकट्स हैं वो नहीं प्रोवाइड किए गए हैं प्रेजेंट समय में, कि जब यहाँ पे कोटा जब लगा दिया जाएगा, जब वुमेन्स के रिगार्डिंग सीट्स है रिजर्व कर दी जाएंगी, उसी के बाद में वुमेन्स को यहाँ पे टिकट्स है वो दिए जाएंगे। नेक्स्ट आप देखिए कि सिल्कियारा के बारे में हमने डिस्कस किया। उस समय में रेड होल माइनिंग है वो न्यूज़ के अंदर में आया। इंडिया के अंदर जो रेड होल माइनिंग है वो कहाँ पे किया जाता है, ये जैंतिया हिल्स का एक फोटो है। तो मेघालय के अंदर काफ़ी ज़्यादा इसको रेड होल माइनिंग को किया जाता है। बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा चीप वे में जो कोल है उसको एक्सट्रैक्ट करने की रिगार्डिंग में। सबसे पहले हम बात करेंगे कोल के बारे में। आप देखिए कि 1973 के समय यहाँ पे कोल को बेसिकली जो कोल है उसको नेशनलाइजेशन कर दिया गया था हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। बट मेघालय के अंदर ये अप्लाई नहीं होता है। उसके बिहाइंड के रीजन ये है कि शेड्यूल 6 के अंदर में मेघालय को यहाँ पे कवर किया गया है। वहाँ पे जो लैंड है, जो ज़मीन है, जो बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा उसको यहाँ पे कंट्रोल है वो नहीं किया जा सकता है शेड्यूल एरिया होने की वजह से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मेघालय के इस रेड होल माइनिंग के बारे में, तो रेड होल माइनिंग जो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा सेफ नहीं है। कोई भी यहाँ पे जो इसका जो माइनिंग के थ्रू में जो भी सपोर्ट है वो नहीं प्रोवाइड किया जाता है। बाय द हैंड के थ्रू यहाँ पे जो बेसिकली प्रोसेस है उसको कैरी आउट किया जाएगा। इस तरीके से जो माइनिंग्स हैं वो डेवलप की जाती हैं। कोल वहाँ से निकाला जाता है, काफ़ी चीप कोल है वहाँ से, और जो उसका जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है स्टूडेंट्स। तो अपने पर्सनल यूज़ के रिगार्डिंग में या मार्केट के अंदर में उसको सेल करने के रिगार्डिंग में जो कोल है वो वहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा। बट उसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं। ड्रॉबैक क्या है, एक तो सेफ नहीं है, सेफ नहीं है। इसके साथ में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, वहाँ पे जो रेड होल माइनिंग है उसके अंदर में काफ़ी सारा जो यहाँ पे चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड लेबर का जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। बांग्लादेश से जो इलीगल माइग्रेशन है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसकी वजह से 2014 के समय में एनजीटी के द्वारा, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के द्वारा इस रेड होल माइनिंग को बैन किया गया। बट आप देखिए कि 2019 के समय एक इंसिडेंट देखने के लिए मिला था मेघालय के अंदर में, जिसमें काफ़ी सारे जो वर्कर्स हैं वो वहाँ पे ट्रैप हो गए थे रेड होल माइनिंग के अंदर ही। तो दिस इज ऑल द प्रोसेस ऑफ रेड होल माइनिंग। सिल्कियारा टनल के अंदर में क्यों न्यूज़ के अंदर में था कि जो लास्ट समय जो है उनको एक्सट्रैक्ट करना था या रेस्क्यू करना था उन वर्कर्स को, तो उस समय में रेड होल माइनिंग के द्वारा ही उसको क्लियर किया गया था। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द रेड होल माइनिंग। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो आप देखिए कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो कि एनएसएसओ के द्वारा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया है जो बेसिकली उसके द्वारा जो निकाला जाता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है उसके द्वारा ये निकाला जाएगा एनएसएसओ के द्वारा। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है स्टूडेंट्स, इसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम हुआ है उसके बारे में बताया गया है। तो उसके अब देखिए वुमेन्स का भी जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज हुआ है, तो उसके बारे में इसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कवच पोर्टल के बारे में, तो रेलवे का जब भी कोई इंसिडेंट होता है, कोई कोलिजन होता है, उस समय में ये कवच पोर्टल है वो न्यूज़ के अंदर होता है स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें कवच पोर्टल के बारे में, तो रेलवे का जो कोलिजन है उसको प्रिवेंट करने की रिगार्डिंग में एक इंडिजीनियस इसको डेवलप किया गया है कवच को, जो बेसिकली यहाँ पे दो अगर ट्रेन्स आ रही हैं तो उनका जो सिग्नल्स हैं वो ट्रांसफ़र किए जाएंगे इस कवच पोर्टल के द्वारा। और अगर ट्रेन्स वहाँ पे स्टॉप नहीं होती हैं, उनका स्पीड नहीं रुकता है, तो ऑटोमेटिक जो ब्रेक्स हैं वो लगा दिए जाएंगे। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कवच पोर्टल। हमारे जो पीएम सर हैं उनका ये एक आर्टिकल है जो मेंशन किया गया है G20 का जो प्रेसिडेंट जी है उसका वर्चुअल मीटिंग खत्म होने के बाद में। आप देखिए कि इंडिया का जो प्रेसिडेंसी है उसको इनके द्वारा एक न्यू मल्टीलेटरलिज्म की कॉन्सेप्ट के थ्रू कहा गया है। आप देखिए कि हमारा जो G20 का मीटिंग इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ जिसका मेन थीम क्या था, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर।
वन अर्थ के थ्रू में यहाँ पे इंक्लूसिविटी है उसको प्रमोट किया गया है, जिसके अंदर में साउथ साउथ कोऑपरेशन को प्रमोट करने की बात हो, या अफ्रीकन यूनियन को यहाँ पे एज ए मेंबर के रूप में ऐड करने की बात हो G20 मीटिंग के अंदर में जो यहाँ पे किया गया। तो वन अर्थ को यहाँ पे प्रमोट किया गया है। अगर हम बात करें वन फ्यूचर के बारे में, तो क्लाइमेट चेंज भी एक मेन इश्यू रहा जिसके बारे में डिस्कस किया गया। मिथेनॉल का जो अलायंस है उसको वहाँ पे लाया गया है एग्जिस्टेंस के अंदर में। और इंस्टीट्यूशनल जो ग्लोबल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके रिफॉर्म के बारे में बात की गई है G20 मीटिंग के समय में, G20 का जो न्यू दिल्ली लीडर्स का जो समिट हुआ उसके दौरान में। और अगर हम बात करें वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर के बारे में, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वन फ्यूचर के बारे में भी बात की गई है कि कैसे इस तरीके से जो इंक्लूसिविटी है उसको प्रमोट करना है। ऐसे काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं जिनके बेसिस पे इसको यहाँ पे इसमें पीएम सर के द्वारा डिस्कस किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट फूड ग्रेन स्कीम के बारे में है, पीएम सर के द्वारा ही छत्तीसगढ़ के अंदर एक कैंपेनिंग के दौरान कहा गया था कि आने वाले 5 ईयर्स के लिए जो फूड ग्रेन्स का जो स्कीम है, जो हमारा पीएम जो गरीब कल्याण योजना है उसके थ्रू यहाँ पे अप्रूव किया जाएगा। स्टूडेंट्स आप देखें पीएम गरीब कल्याण योजना के द्वारा जो अन्नदाता अंत्योदय अन्न योजना है, अंत्योदय अन्न योजना है उसको सब्स्यूम किया गया है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को यहाँ पे सब्स्यूम किया गया है, तो उसको कैबिनेट का जो अप्रूवल है वो दिया गया है। आप देखें कि 81.35 जो करोड़ पर्सनस हैं वो इसके बेनिफिशरीज हैं, उनको ये बेसिकली अप्रूव किया जाएगा। पीएम गरीब कल्याण योजना के बारे में अगर हम बात करें तो उसके अंदर में बेसिकली जो हमारा कोविड-19 का जो समय था उस समय में इसको अलाउ किया गया था, उसको अप्रूव किया गया था, जिससे कि जो हमारे पर्सनस हैं जो पुअर्स हैं उनको यहाँ पे ग्रेन्स का जो सप्लाई है वो रेगुलर किया जा सके गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसको 5 ईयर के लिए नेक्स्ट 5 ईयर के लिए एक्सटेंड करने की बात की गई है, उसका कैबिनेट अप्रूवल यहाँ पे किया गया। पर पर्सन यहाँ पे पर फैमिली अगर हम बात करें तो 35 kg है पर मंथ यहाँ पे अलाउ किया जाता है। जो माइग्रेशन जो इंडिया के अंदर जो इंटरनल माइग्रेशन है उसके रिगार्डिंग में वन नेशन वन राशन कार्ड का जो कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस के अंदर में आया, वन नेशन वन राशन कार्ड का जो कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस के अंदर में आया, तो उसके थ्रू प्रथम मुखोपाध्याय पैनल बना था जिसके अंदर में यहाँ पे सभी लोगों को जो बेनिफिट है वो प्रोवाइड किया जा सके कंट्री के किसी भी कोने के अंदर में। ड्रोन्स का जो सप्लाई है वो किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। 15,000 जो वुमेन्स के जो ग्रुप्स हैं उनको एग्रीकल्चर के यूज़ के अंदर में। आप देखिए वुमेन्स का यहाँ पे काफ़ी बार एग्रीकल्चर के अंदर पार्टिसिपेशन के रिगार्डिंग में कहा जाता है कि उनके जो वुमेन्स का एग्रीकल्चर परसेंटेज ज़्यादा है, वो एग्रीकल्चर के अंदर मोर कंट्रीब्यूशन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो क्यों यहाँ पे जो ऐसी मशीन्स है वो नहीं है जो वुमेन सेंट्रिक हो, वुमेन सेंट्रिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में। तो अब ड्रोन्स का यहाँ पे जो स्किल है वो दिया जाएगा, उनको चलाना सिखाया जाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, और यहाँ पे उनका यूज़ कर सके, जैसे कि फर्टिलाइज़र का स्प्रे करना हो, यहाँ पे निगरानी रखनी हो, या किसी भी सामान को यहाँ पे सप्लाई करना हो एग्रीकल्चर के फील्ड के अंदर में, तो उस समय में ये हेल्प करेगा। तालिबान के द्वारा वहाँ पे पावर के अंदर में आए हैं, जो बेसिकली अफगान के जो डिप्लोमेट्स से जो न्यू दिल्ली के अंदर में उनसे वो लगातार कॉन्टैक्ट में हैं, जिससे कि यहाँ पे डिप्लोमेटिक मिशन है उसको रीअप्रूव किया जा सके, दोबारा से ओपन किया जा सके दिल्ली के अंदर में। कैबिनेट के द्वारा यहाँ पे देखें कि ट्राइबल जो कम्युनिटीज़ हैं उनके वेलफेयर के रिगार्डिंग में पीएम जनमन नाम का एक स्कीम है उसको चलाया गया है। पीएम जनमन, पीएम जनमन क्या है स्टूडेंट्स, बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए। पीवीटीजी जो हमारी ट्राइब है, पीवीटीजी ट्राइब उनके रिगार्डिंग में है। पीएम जनमन का बेसिक पर्पज यही है कि जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान नाम का जो स्कीम है, इसका मेन मोटिव क्या है, पीवीटीजी जो 75 हमारे पीवीटीजीज हैं उनको बेसिकली यहाँ पे स्किल दिया जाएगा, एजुकेशन दिया जाएगा, उनको यहाँ पे मकान है वो अप्रूव किया जाएगा। तो ये यहाँ पे अप्रूव किया गया है। आप देखिए कि कैबिनेट जो हमारा बेसिकली बजट था, बजट के समय भी इसको अलाउ किया गया था। ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, हमारे एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है। फास्ट ट्रैक कोर्ट जिनको कि पोस्को के रिगार्डिंग में सेक्सुअल जो ऑफेंस है उनकी रिगार्डिंग में जिसको अलाउ किया गया था, उनको एक्सटेंड दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा 3 ईयर्स के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो जो निर्भया फंड हुआ करता था, जो निर्भया फंड है उसके थ्रू ये एग्जिस्टेंस के अंदर में आए थे, पोस्को एक्ट के थ्रू या और भी जो अलग अलग एक्ट्स हैं जिसके अंदर में सेक्सुअल ऑफेंस को यहाँ पे एग्जामिन किया जाता है और उनको फास्ट ट्रैक वे में जो कन्विक्टेड जो पर्सनस हैं उनको बेसिकली वहाँ पे जो सज़ा है वो दी जाती है। तो उन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को यहाँ पे 3 मोर ईयर्स के लिए अप्रूव किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। आप देखिए कि निर्भया फंड जो कि आफ्टर द 2012 का जो
दिल्ली का एक रेप केस है, उसके बाद में वो एग्जिस्टेंस के अंदर में आया। उसी एक्ट निर्भया फंड के थ्रू इनको यहाँ पे जो फाइनेंशियल एड है वो सप्लाई की जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें म्यांमार के अंदर जो क्राइसिस हुआ, वहाँ के जो चीन बेसिकली चाइना नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पे चीन एक एरिया है जो इंडिया का जो बेसिकली पास में ही शेयर करता है। उनके द्वारा अपने आप को इंडिपेंडेंट टाइप डिक्लेयर किया गया। तो म्यांमार का जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा फॉरेन जो कंट्रीज का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है उसके बारे में बात की गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सीज फायर के एक्सटेंशन के बारे में बात की गई है कि इसको और भी ज़्यादा एक्सटेंड किया जा सके इजराइल और हमास का डील को। अगर हम श्रीलंका के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो डेब्ट का वहाँ पे क्राइसिस है। डेब्ट के इस क्राइसिस के अंदर में श्रीलंका का जो इंडिया और पेरिस क्लब है, पेरिस क्लब क्या है? पेरिस क्लब बेसिकली क्रेडिटर्स का एक क्लब है जो क्रेडिट किया जाता है, जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के अंदर में कोई कंट्री है उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने की रिगार्डिंग में। तो उस पेरिस क्लब के द्वारा और इंडिया के द्वारा यहाँ पे जो न्यू वे में यहाँ पे जो डेप्थ है, डेप्थ का जो ट्रैप है उसको डील किया गया है कि न्यू वे में उसको प्लान किया जा सके जिससे कि श्रीलंका का यहाँ पे बेनिफिट है वो हो सके, ये फिर से रिवाइवल हो सके वहाँ का इकोनॉमी। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। आप इनको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको लगा हो उसको नोट डाउन कीजिए, जो इम्पोर्टेंट हो आपके यूपीएससी के एग्जाम के परस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।